बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर और आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS205 का मॉड्यूल नंबर 24 एंड 25 दोनों मॉड्यूल इसी वीडियो में कवर करेंगे। मॉड्यूल नंबर 24 के अंदर कुछ भी याद करने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपने इसको एक दफ़ा जो है ना इस मॉड्यूल को गो थ्रू कर देना, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें ख़ास इतना इंपॉर्टेंट। बेसिकली यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर या हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को अच्छा करने के लिए हम जो आईटी का नेटवर्क इंटरप्राइज आईटी नेटवर्क यूज़ करते हैं वो किस तरह का होना चाहिए या वो कैसा दिखाई देता है। तो बेसिकली इस मॉड्यूल के अंदर आपको यही दिखाया जा रहा है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आईटी का, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मजबूत बनाता है, उस वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है कि जिसमें आपके आईएसपी होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, राउटर्स, एनजीएन फायरवॉल होती हैं, आईपीएस होती हैं, स्विचेस होते हैं, डीसी स्विचेस होती हैं। ये सारा वो बेसिकली आपको एक ओवरव्यू दिखा रहा है कि ओवरऑल आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हैं आईटी का, वो कुछ इस तरह का जो है वो दिखाई देता है। यहाँ पे उसने आपको सारी सारी डिवाइसेस के नाम बता रहा है कि कौन कौन सी इसमें जो है डिवाइसेस होती हैं। आपने इन नाम्स को जो है एक दफ़ा बस देख लेना, बाकी मॉड्यूल नंबर 24 के अंदर कुछ भी याद करने वाली बात नहीं है। अब ये जो आपको डिवाइसेस ये बता रहा है ना सारी सारी, इनके बारे में हम आगे चल के मॉड्यूल नंबर 25 के अंदर वन बाय वन की डिटेल पढ़ेंगे कि एज राउटर्स क्या होते हैं, फायरवॉल क्या होती है, उसके बाद हमारे पास आईपीएस क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस क्या होती हैं। इनकी डिटेल आगे चल के हमने मॉड्यूल नंबर 25 के अंदर जाके देखते हैं। सो यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ इनके ये नाम एक दफ़ा जो है गो थ्रू कर लेने अपने इन डिवाइसेस के, बाकी यहाँ पर आपने कुछ भी मॉड्यूल नंबर 24 के अंदर याद नहीं करना। दोस्तों इस मॉड्यूल 25 के अंदर हम मेजर कंपोनेंट्स की बात करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस मॉड्यूल 24 के अंदर आपको बताया कि इंटरप्राइज आईटी नेटवर्क जो कि हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं और मैंने आपको ये प्रीवियस मॉड्यूल के अंदर ये बताया कि आपने सिर्फ उनके नाम याद करने हैं। इस मॉड्यूल के अंदर हम उनके नाम भी याद करेंगे और साथ ही साथ आपने इनकी वर्किंग भी याद रखनी है, और साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो स्टैंड फॉर हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। आज के इस मॉड्यूल नंबर 25 के अंदर आपको जो इंटरप्राइज आईटी नेटवर्क के मेजर कंपोनेंट्स हैं उनके नाम याद हों, उनकी वर्किंग याद हो, और उसके साथ साथ आपको एमसीक्यूज़ के लिए आपको इनके जो शॉर्ट स्टैंड्स फॉर हैं डिफरेंट तरह के, वो आपको याद होने चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास जो मेजर कंपोनेंट है वो है जी एज राउटर। एज राउटर बेसिकली दोस्तों एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे नेटवर्क को, हमारे सिटी के नेटवर्क को या हमारे कंट्री के नेटवर्क को हमारे इंटरनेट यानी इंटरनेशनल नेटवर्क के साथ जो है वो कनेक्ट करवाती है। इसके अलावा ये हमारी डिफरेंट तरह की ट्रैफिक को जो है वो फिल्टर करती है कि कौन सी ट्रैफिक को अंदर आने देना है और किस ट्रैफिक को जो है वो बाहर लेके जाना है और किसको जो है ब्लॉक करना है। ये भी एज राउटर की जिम्मेदारी होती है। उसके अलावा ये हमें DDoS प्रोटेक्शन जो है वो फ्राहम करती है। अब DDoS स्टैंड फॉर आपको पता हो, ये आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। तो DDoS स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये था इसका स्टैंड फॉर। अब DDoS बेसिकली दोस्तों एक ऐसा जो है ना वो अटैक होता है जिसके अंदर हैकर क्या करते हैं, वो एक फेक ट्रैफिक सेंड करते हैं जिससे वो ये कोशिश करते हैं कि हमारा जितना भी नेटवर्क है वो क्या हो जाए, कुछ देर के लिए बंद हो जाए। तो बेसिकली हमारे पास ये जो एज राउटर होता है इसकी ये भी ज़िम्मेदारी होती है कि ये हमारे पास फेक ट्रैफिक का जितना भी हमारे पास आता है ना डाटा, उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। साथ-साथ मतलब उसकी हमें DDoS की प्रोटेक्शन फ्राहम करता है हमें, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे एक और स्टैंड फॉर था वैन, WAN। वैन बेसिकली स्टैंड फॉर होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये जितने भी स्टैंड फॉर हैं ये मैंने आपके सामने के लिए यहाँ पे लिख दी हैं, आप जो है ना वो इनको याद अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये दोस्तों एज राउटर का मैंने आपको सारा वर्किंग समझा दी। अब बात कर लेते हैं NGNFW। NGNFW दोस्तों स्टैंड फॉर होता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो ये इसका स्टैंड फॉर था। अब हम देख लेते हैं कि ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या होती है, इसकी क्या वर्किंग है। दोस्तों सबसे पहले नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो है वो हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ये इसकी वर्किंग का पहला पार्ट है। दूसरा, इसकी जिम्मेदारी ये होती है कि ये APT अटैक जो है उसको प्रिवेंट करती है, मतलब उसको एक्सेस करती है और एक्सेस करने के बाद उसको जो है ना वो ब्लॉक कर देती है। अब आपको ये पता हो APT स्टैंड फॉर क्या होता है। तो दोस्तों APT स्टैंड फॉर एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, ठीक है? तो ये आपको इसका स्टैंड फॉर याद होना चाहिए। दूसरा, आपको ये भी पता हो कि APT अटैक्स होते क्या हैं। दोस्तों APT अटैक बेसिकली हैकर की तरफ से किए जाने वाले वो लंबे अरसे तक अटैक्स होते हैं जो कि काफ़ी देर तक हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट करते रहते हैं। मतलब ये जल्दी जो है रिज़ॉल्व नहीं होते।
तो इसलिए ये लंबे अरसे तक रहने वाले जो है हमारे पास अटैक्स होते हैं, एपीटी जिनको हम अटैक्स कहते हैं। और इन अटैक्स को जो है वो हमारे पास ये जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होती है इसकी ये जिम्मेदारी होती है कि ये इन एपीटी अटैक्स को जो है वो सबसे पहले डिटेक्ट करे, और डिटेक्ट करने के बाद उनको जो है वो क्या कर दे, ब्लॉक कर दे या रिमूव कर दे। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो हमें बहुत ही एडवांस लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी होती है, जिसके अंदर वेब सिक्योरिटी, ईमेल सिक्योरिटी, एप्लीकेशन बैंडविड्थ फिल्टरिंग। एप्लीकेशन बैंडविड्थ फिल्टरिंग दोस्तों क्या होती है? एप्लीकेशन बैंडविड्थ फिल्टरिंग ये होती है कि कौन सी एप्लीकेशन ऐसी है जिसको ज़्यादा बैंडविड्थ देनी है और कौन सी एप्लीकेशन ऐसी है जिसको कम बैंडविड्थ देनी है। जैसे मान लो यूट्यूब को ज़्यादा बैंडविड्थ देनी है, तो ये भी किसकी जिम्मेदारी होती है? नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की। और कौन सी ऐप ऐसी हम यूज़ कर रहे हैं जिसको हमने कम बैंडविड्थ देनी है, ये भी किसकी जिम्मेदारी होती है? नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की जिम्मेदारी होती है। तो इस स्लाइड के ऊपर जितने भी आपके स्टैंडफोर्ड थे चारों इंपॉर्टेंट, वही मैंने आपको बता दिए। और आपकी ये जो यहाँ पे मेजर दो कंपोनेंट्स थे, एज राउटर और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, उसके बारे में मैं आपको अच्छे से गाइड कर दिया। नेक्स्ट दोस्तों हम दो मेजर कंपोनेंट्स जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जी डीएमजी और आईपीएस। सबसे पहले आपको डीएमजी का स्टैंड फॉर पता हो और दूसरा आपको आईपीएस का स्टैंड फॉर पता हो आपके एमसीक्यूज पर्पस के लिए। तो डीएमजी दोस्तों स्टैंड फॉर डीमिलिटराइज्ड जोन। इसका स्टैंड फॉर क्या है? डीमिलिटराइज्ड जोन, ये डीएमजी का स्टैंड फॉर है। और आईपीएस का स्टैंड फॉर है इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम। तो ये इन दोनों के स्टैंड फॉर आपने एमसीक्यूज के लिए याद कर लेनी है। अब बात कर लेते हैं डीएमजी कौन सी डिवाइस है या ये कौन सा मतलब जोन होता है और आईपीएस क्या होता है। दोस्तों बेसिकली डीएमजी हमारे पास हमारे इंटरनल जो नेटवर्क होता है उसके और हमारे इंटरनेशनल नेटवर्क के दरमियान एक ऐसा सेफ जोन होता है जो हमारी डिफरेंट तरह की हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और हैकर की तरफ से किए जाने वाली अटैक्स को जो है वो उनको जो है ना वो डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद उनको ब्लॉक कर देता है। इसका मेन पर्पस बेसिकली डीएमजी का ये होता है कि अगर कोई भी हैकर की तरफ से अटैक होगा ना, तो वो अटैक ये अपने ऊपर ले लेता है। मतलब ये उस अटैक को हमारे इंटरनल सिस्टम तक नहीं भेजता, हमारे इंटरनल नेटवर्क तक नहीं भेजता। तो इसका फ़ायदा बेसिकली आपको समझ आ गया कि ये वो ज़ोन है जो कि हैकर की तरफ से किए जाने वाले अटैक्स को अपने ऊपर ले लेता है और हमारे इंटरनल जो नेटवर्क होता है या इंटरनल जो सिस्टम होता है उसको इफेक्ट नहीं होने देता। ये इसका मेन पर्पस होता है। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं आईपीएस की। आईपीएस दोस्तों बेसिकली एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है कि हमारे हैकर की तरफ से किए जाने वाले अटैक्स को बहुत ही जल्द डिटेक्ट करती है, बहुत ही फास्टली डिटेक्ट करती है और बहुत ही फास्टली डिटेक्ट करने के बाद उसको क्विकली जो है वो साथ ही ब्लॉक भी कर देती है। इसके अलावा दोस्तों आईपीएस जो है ये बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का एक फीचर भी हो सकता है। ये लाजमी नहीं कोई डिवाइस ही हो, ये हमारे जैसे बोल रहे हैं मे बी फीचर इन नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की, ये कोई डिवाइस भी हो सकती है या फिर हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो फायरवॉल है उसका एक फीचर भी हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्विच की और डाटा सेंटर स्विच एंड फायरवॉल की। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन स्विच क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन स्विच दोस्तों एक ऐसे स्विचेस होते हैं जो हमारे पास एक्सेस स्विचेस, हमारे एक्सटर्नल एग्जिट पॉइंट यानी वैन और हमारे पास डीसी यानी डाटा सेंटर स्विच को जो है वो आपस में कनेक्ट करवाते हैं। तो आपके ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, एक्सेस स्विचेस, एक्सटर्नल एग्जिट पॉइंट और आपके डाटा सेंटर स्विचेस, इन तमाम को आपस में कनेक्ट करवाना किसकी जिम्मेदारी होती है? डिस्ट्रीब्यूशन स्विच की। अब बात करते हैं डाटा सेंटर स्विच एंड फायरवॉल क्या होती है। दोस्तों डाटा सेंटर स्विच बेसिकली वो स्विच होता है जो हमारे डाटा सेंटर के साथ लगा होता है। डाटा सेंटर मीन हमारा जो सर्वर है जहाँ पर हमारा एक्चुअली डाटा स्टोर होता है। तो हमारे सर्वर्स को बेसिकली उसकी फायरवॉल के साथ और फायरवॉल को हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट करना डाटा सेंटर स्विच की जिम्मेदारी होती है और ये हमें साथ साथ जो है वो एडवांस लेवल की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। उसको दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्सेस स्विच की, नैक की एंड SIEM की। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एक्सेस स्विच की। एक्सेस स्विच दोस्तों बेसिकली एक ऐसा स्विच होता है जो डायरेक्टली हमारे यूज़र मतलब हम जो यूज़र्स हैं, मतलब जैसे मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब जितने भी हमारे यूज़र्स हैं ना उनको डायरेक्टली हमारे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है, ये इसकी जिम्मेदारी होती है। और दूसरी इसकी जिम्मेदारी ये होती है कि ये हमें बेसिक लेवल की जो सिक्योरिटी है वो भी प्रोवाइड करता है एक्सेस स्विच। अब बात करते हैं नैक की। नैक का सबसे पहले आपको स्टैंड फॉर पता हो, नैक स्टैंड फॉर नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, ये इसका स्टैंड फॉर है। अब इसकी जिम्मेदारी क्या होती है? इसकी बेसिकली नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल की जिम्मेदारी होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ अथोराइज्ड लोगों को एक्सेस देता है, अनऑथोराइज्ड लोगों को ये एक्सेस नहीं देता। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपना ईमेल अकाउंट लॉगिन करना है, तो आप जब तक उसको पासवर्ड नहीं दोगे
तब तक ये आपको अंदर एंटर नहीं होने देगा, आपके ईमेल को लॉगिन नहीं होने देगा। तो बेसिकली नैक की ज़िम्मेदारी बेसिकली यही होती है कि ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है कि जो ऑथराइज़्ड लोग हैं सिर्फ़ उन्हीं को अंदर एंटर होने देती है, जो अनऑथराइज़्ड होती है उनको साथ-साथ क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद अब बात करते हैं SIEM। SIEM का आपको सबसे पहले स्टैंड फॉर याद हो, SIEM स्टैंड फॉर सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। ये दोस्तों बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे डिफरेंट तरह के जो सिक्योरिटी इवेंट्स होते हैं उनको मॉनिटर करती है और साथ-साथ उनको एनालाइज़ भी करती है। ये मॉनिटर इसलिए करती है ताकि हमारे लिए आसानी हो कि अटैक्स कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे, तो ये मॉनिटर करना इसकी जो है वो ज़िम्मेदारी होती है। इसके साथ ये एनालाइज़ चीज़ों को इसने हमारे इवेंट्स को सिक्योरिटी इवेंट्स को एनालाइज़ इसलिए करती है ताकि अगर कभी बहुत बड़ा कोई अटैक हो, तो उस अटैक को कैसे सॉल्व करना है और उस अटैक का पैटर्न कैसे फाइंड करना है, ये जो है इसलिए हमारे तमाम के तमाम इवेंट्स को जो है ये डिवाइस जो क्या करती है, एक तो मॉनिटर करती है, देखती रहती है हर टाइम और दूसरा मतलब चेक एंड बैलेंस रखती रखती है और साथ-साथ उनको जो है वो एनालाइज़ भी करती रहती है। तो ये इसकी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं वल्नरेबिलिटी मैनेजर। वल्नरेबिलिटी मैनेजर ब बेसिकली दोस्तों एक ऐसी डिवाइस होती है जहाँ पर हमारे जितने भी अटैक्स होते हैं ना, उनको मैनेज करना, उनको स्कैन करना, स्कैन करने के बाद उनको ब्लॉक करना और जितने भी हमारे एसेट्स यूज़ हो रहे हैं, उन एसेट्स को मैनेज करना जो है वल्नरेबिलिटी मैनेजर की जो है वो ज़िम्मेदारी होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, वल्नरेबिलिटी मैनेजर की ज़िम्मेदारी ये होती है सबसे पहले जो अटैक हो रहे हैं, उन अटैक को स्कैन करना, ठीक है? और स्कैन करने के बाद यहाँ हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं, अटैक्स ये होते हैं ना हमारी कमज़ोरियाँ, हमारे सिस्टम में क्या-क्या कमज़ोरियाँ, क्या-क्या ख़ामियाँ हैं। तो बेसिकली इसकी ज़िम्मेदारी यही होती है कि ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारी कमज़ोरियों या हमारी ख़ामियों को जो है स्कैन करती है और उनको ठीक करती है और उसके साथ-साथ हमारे जितने भी एसेट्स हैं उनको ट्रैक करती है, यानी उसको मैनेज करती है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं सिस्टम एवी की। सिस्टम एवी स्टैंड फॉर दोस्तों सिस्टम एंटीवायरस। ये बेसिकली एंटीवायरस आपने नाम से ज़ाहिर हो गया होगा, आपने इससे पहले भी बड़ी दफ़ा सुना है एंटीवायरस क्या होता है। सिस्टम एंटीवायरस बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो वायरस को डिटेक्ट करता है और उनको डिटेक्ट करने के बाद उनको या तो डिलीट कर देता है या फिर उनको ब्लॉक कर देता है। ये सिस्टम एवी यानी सिस्टम एंटीवायरस की ज़िम्मेदारी होती है। उसके बाद सर्वर HIPS। सबसे पहले आपको HIPS का स्टैंड फॉर याद हो। HIPS स्टैंड फॉर होस्ट इंस्ट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम, ये इसका स्टैंड फॉर है। अब बात कर लेते हैं HIPS सर्वर्स क्या होते हैं। ये दोस्तों बेसिकली ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो हमारे सर्वर्स को जो है वो सिक्योर करते हैं, ठीक है? और हमारे सर्वर्स के अंदर जितनी तरह की भी फाइल्स होती हैं उनको सिक्योर बनाती हैं और अगर कोई अटैक होता है तो उस अटैक से जो है वो सर्वर को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये बेसिकली HIPS जो है बेसिकली हमारे पास IPS जो हमने पीछे पढ़ा था IPS, उसका बेसिकली एक फीचर है IPS, ये IPS इंस्ट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम, जिसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि इसकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि ये बहुत ही फास्टली जो है अटैक को वो करता है, डिटेक्ट करता है और उसके बाद उसको ब्लॉक कर देता है। तो बेसिकली IPS का ये बेसिकली ये एक क्या है फीचर है जो कि सर्वर HIPS है, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसकी ज़िम्मेदारी क्या होती है कि हमारे सर्वर को मेंटेन करना, सॉरी हमारे सर्वर के अंदर जितने भी अटैक्स हैं उनको मैनेज करना, उनको डिटेक्ट करना और उनको ब्लॉक करना और सर्वर को सिक्योर करना, ये जो है इसकी ज़िम्मेदारी होती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं यूटीएम की। यूटीएम का सबसे पहले आपको स्टैंड फॉर याद हो, यूटीएम स्टैंड फॉर यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। अब ये क्या होती है दोस्तों, बेसिकली ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हमें एक ही सेम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी के फीचर्स अवेलेबल होते हैं, जिससे हम चीज़ों को बहुत ही ईज़िली जो है वो मैनेज कर सकते हैं या ईज़िली अपने जो अटैक्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये यूटीएम बेसिकली ये वो डिवाइस होती है। उसके बाद बात करते हैं मोबाइल डिवाइस या एमडीएम। एमडीएम स्टैंड फॉर मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। बेसिकली ये वो दोस्तों डिवाइस होती है जो हमारी मोबाइल की जो डिवाइसेज़ होती हैं, लाइक आप जो स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हो या आप टैबलेट यूज़ कर रहे हो, उनको जो है सिक्योर करने के लिए हम एमडीएम यानी मोबाइल डिवाइसेज़ का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोस्तों आज का मॉड्यूल 25 जिसके अंदर मैंने आपको तमाम के तमाम एंटरप्राइज़ आईटी नेटवर्क के जितने भी मेजर कंपोनेंट्स थे, उनकी वर्किंग बताई, उसके बाद उनके क्या-क्या नाम हैं वो बताए और उसके बाद उनमें जो-जो इम्पोर्टेंट आपके स्टैंड फॉर्स थे, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।